नमस्कार। अमेरिका ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में। अमेरिका दरअसल ये रिपोर्ट हर साल जारी करता है। ये 2023 की रिपोर्ट है, लेकिन इसमें अमेरिका ने 200 देशों को घेरा है। भारत का पर्टिकुलरली उसमें नाम लिया गया है और कहा गया है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के हालात अच्छे नहीं हैं। खासकर उसने मुसलमानों का, क्रिश्चियंस का और मणिपुर का, इस तरह की घटनाओं का जिक्र किया है। अमेरिका आखिर चाहता क्या है? अमेरिका भारत का दोस्त भी है, लेकिन अमेरिका दोस्ती की आड़ में छुरा घोंपने का काम भी करता है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं फॉर्मर रॉ ऑफिसर एनके सूद साहब। सूद साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, शुक्रिया पांडे जी, बहुत बहुत। सूद साहब, अमेरिका को क्या हो गया है? अमेरिका भारत को हमेशा लपेटने की कोशिश करता है, दोस्ती का दिखावा भी करते हैं, लेकिन एक धार्मिक स्वतंत्रता पर एक रिपोर्ट जारी करते हैं मानो कि ये दुनिया के दादा हों, ये बहुत बड़े चौधरी हों। क्या इन्होंने ठेका ले रखा है क्या किसी देश में इंटरफेयर करने का? देखिए, जब से जो बाइडेन पावर में आए थे, उनका जो पहला एजेंडा था वो था इंडिया को टारगेट करना ह्यूमन राइट्स के इशू के ऊपर। और यही बात उनके फॉरेन सेक्रेटरी ने की थी, यही बात उनके डिफेंस सेक्रेटरी ने की थी इंडिया में आने से पहले, और यही बात उनके जो इंडिया में एम्बेसडर बैठे हैं इन्होंने की थी यहाँ पे आने के इससे पहले। तो इंडिया ने, जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर से किसने पूछा कि अब तो यहाँ पे उनके जो एम्बेसडर आ रहे हैं इंडिया के अंदर वो तो एंटी इंडिया, तो उन्होंने कहा आएंगे, बैठेंगे, समझा देंगे जैसे बाकियों को समझा, और समझा दिया उनको समझ आ गया कि इंडिया में क्या होता है। इंडिया बड़ी वास्ट कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है, और यहाँ पे इस्लामाइजेशन हो रहा था बहुत देर से, और ये गवर्नमेंट ने आने के बाद इस्लामाइजेशन को रोकने की कोशिश की यहाँ पे गुंडा राज था। और जब जो बाइडेन और जिनके डिफेंस सेक्रेटरी यहाँ पे आए इंडिया के अंदर, तो इनको समझ में आ गया कि इंडिया को उनकी जरूरत है, और क्योंकि इंडिया को जरूरत है उनको चाइना को काउंटर करने के लिए, तो उन्होंने कोई भी ह्यूमन राइट्स का इशू उठाया नहीं इतनी देर तक। लेकिन अब पिछले आप देख रहे हो कुछ महीनों से यूएस ने ह्यूमन राइट्स का इशू उठाना शुरू कर दिया। इससे पहले उन्होंने इशू उठाया था निज्जर का और पन्नू का, इंडिया को टारगेट करने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मोदी जो पावरफुल लीडर बन के आए इंडिया के अंदर, और इससे वो डिस्टर्ब थे। उनको चाहिए यहाँ पे ऐसा एक पीएम जो उनके तलवे चाटे, और पीएम मोदी वो करते नहीं। इनको इंडिया से नाराजगी थी, स्पेशल रशिया के ऊपर, जब रशिया यूक्रेन वार स्टार्ट हुआ और इंडिया ने कहा जी हमारा रशिया दोस्त है, हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है। इंडिया ने कभी भी रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किया। रशिया से इंडिया ऑयल लेता रहा अपनी इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, अपने लोगों के खुद रख रखाव के चक्कर में। तो अमेरिका को दिक्कत तो थी, लेकिन इंडिया ने उनको बता दिया कि अगर हम आज रशिया से ऑयल ले रहे हैं तो यहाँ पे ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज नहीं हो रहे, अदरवाइज ऑयल के प्राइसेस इतने इंक्रीज हो जाएंगे कि आप संभाल नहीं पाओगे। और जो ऑयल इंडिया ले रहा था वो यूरोप को दे रहा था। जब इन्होंने इंडिया को ऑब्जेक्शन दिया तो इंडिया ने कहा कि आपके यूरोपियन कंट्री जो आपके साथ खड़े हैं वो भी उनसे ऑयल और गैस ले रहे हैं, पहले उनको तो बंद कराओ, हम तो कुछ भी नहीं ले रहे, हम तो उनका 1% ले रहे हैं। तो यूएस चुप हो गया, लेकिन यूएस इंडिया को अप्रिशिएट भी करता है अभी। लेकिन रिसेंटली जो बाइडेन वहां पे इलेक्शन लड़ने वाले, और इनको पता है कि इलेक्शन हार जाएंगे, ट्रंप डोमिनेट करेंगे, तो ये इन्होंने पहले रशिया यूक्रेन वार स्टार्ट किया, उसमें इनकी हार हो गई उसके बाद इसराइल हमास वार भी स्टार्ट हो गया, उसमें भी उनको जूते पड़े। और फिर तीसरी तरफ चाइना ने ताइवान की तरफ अपनी आंख बढ़ानी शुरू कर दी, उससे भी परेशान है। और परेशानी के अंदर इंडिया से क्या एक्सपेक्ट करते हैं जो इंडिया दे नहीं पा रहा। इंडिया ने कहा भाई मेरे अपने जो इंटरेस्ट है मैं पहले उनको देखूंगा, फिर आपके इंटरेस्ट देखूंगा। क्वाड बना है जिसके अंदर इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान है, और ये क्वाड इसलिए बना है कि चाइना को काउंटर किया जा सके। जब इन्होंने कोशिश की कि इंडिया एक मिलिट्री अलायंस करे तो इंडिया ने मना कर दिया कि ना तो मैं नाटो ज्वाइन करूंगा, ना मैं उसके बाहर की सदस्य लेकर के इक्वल स्टेटस मांगूंगा। अगर आप चाहते हैं कि इंडिया चाइना को काउंटर करे तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, जिन चीजों पे हमें कोई भी चीज आपसे फ्री नहीं चाहिए। इसीलिए इंडिया इनके जो लेटेस्ट फाइटर जेट्स है वो भी नहीं ले रहा, क्योंकि इंडिया यूएस के ऊपर बिलीव नहीं करता। और दूसरी बात है कि इंडिया को पता है कि यूएस इसको हेट करता है, पीएम मोदी को हेट इसलिए नहीं करता, उनकी पॉलिसीज की वजह से हेट इसलिए करता है कि इंडिया की इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, इंडिया इनकी लॉ जो इनकी लाइन है उसको टोटली टो नहीं करता, इसलिए डिस्टर्ब है। और जो अभी इलेक्शन हुआ इंडिया के अंदर 2024 का, उसमें पाकिस्तान ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडिया को या पीएम मोदी को डिफीट करने में या पीएम मोदी को कमजोर करने में। सेम काम किया चाइना ने और सेम काम किया यूएस ने। यूएस का इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल था पीएम मोदी को डिफीट करने में या पीएम मोदी को कमजोर करने में। लेकिन हम भी इनको काउंटर कर रहे हैं। जैसे इन्होंने ह्यूमन राइट्स का इशू उठाया था तो उस टाइम पे एस जयशंकर ने कहा कि तुम्हारे यहाँ भी बहुत सी चीजें होती हैं,
तुम्हारे यहाँ पे इंडियंस को मारा जाता है, तुम्हारे यहाँ टेंपल तोड़े जाते हैं जो हिंदुओं का टेंपल है, उस पे भी हम क्वेश्चन रेज करेंगे। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इंडिया भी एक रिपोर्ट निकालेगा जिसके अंदर यूएस के अंदर जो भी इस तरीके के काम होते हैं उसको एक्सपोज किया जाएगा और यूएस को पूरे तरीके से समझा तो दिया जाएगा। लेकिन जो बाइडेन के कुछ महीने रह गए पावर के अंदर और इनके जाते अब ट्रंप वापस आएंगे दोबारा पावर में, तो मुझे लगता है कि दोनों कंट्री के रिलेशन इंप्रूव होंगे। और ट्रंप का जो एक एटीट्यूड है वो चाहते हैं कि रशिया यूक्रेन वार खत्म किया जाए और साथ में वो चाहते हैं कि जो उनके साथी बैठे हैं, जो नाटो के मेंबर्स हैं, उनको तोड़ दिया जाए, क्योंकि नाटो का उनके हिसाब से कोई पर्पस नहीं है। जी, अच्छा, अब देखिए सर, इस रिपोर्ट में मैं देख रहा हूं मणिपुर का जिक्र है, फिर इसमें कश्मीर का भी जिक्र है, और इसमें धारा 370 जो भारत ने रिवोक की है, भारत सरकार ने, इसमें लिखते हैं कि साल 2019 में केंद्र की बीजेपी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया, जो राज्य को कुछ विशेष अधिकार देता था। साथ ही केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार ने कश्मीरी पत्रकारों, धार्मिक नेताओं यानी कश्मीरी जर्नलिस्ट, धार्मिक नेताओं और मानवाधिकारों की वकालत करने वालों को कस्टडी में ले लिया था। बताइए, ये कह रहा है। देखिए, ऐसा है, ना तो इनको पता है ना इनको समझ है। अगर आज कश्मीर में पीस है, वहां पे इतने सालों के बाद पहली बार इलेक्शन हुए जहां पे लोगों ने फुल फोर्स के अंदर पार्टिसिपेट किया है, इवन जो लोग जेल में थे, इंजीनियर रशीद जैसे, वो इलेक्शन जीत गए। इसका मतलब है कि कश्मीर के अंदर दोबारा से वहां पे डेमोक्रेसी जिंदा हो गई है और वहां पे पीस है। यूएस को ये डिस्टर्बेंस है कि कश्मीर के अंदर पीस कैसे है, कैसे पीएम मोदी सक्सेसफुल हो रहे हैं, कैसे पीएम मोदी अचीव कर रहे हैं जो अचीव करना चाहते थे। तो श्रीलंका, अगर ये 270 370 की बात करते हैं तो उन्हें क्या पता नहीं है कि आर्टिकल 370 क्या है। विशेष अधिकार वहां दिए गए थे जिनको मिसयूज करके वहां के लीडर्स वहां के लोगों के पास जो चीजें जानी चाहिए थे पहुंचा नहीं रहे थे। यानी कि उनको जो सामान उनका एक्सपोर्ट होना था या उनको फैसिलिटी मिलनी थी उसकी बात तो नहीं करेंगे। देखिए, ऐसा था कि जब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 हटाया, कश्मीर के अंदर कई सौ स्कूल खोल दिए गए, कॉलेजेस खोल दिए गए, हॉस्पिटल खोल दिए गए, इवन वहां पे एम्स खुल गया, एक एम्स खुल गया, दूसरा एम्स खुलने जा रहा है, और साथ में वहां पे पहली बार ट्रेन स्टार्ट हो गई कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, उनको कनेक्शन मिल गया, लोग खुश हैं। वहां पे रोड्स बन रहे हैं, रोड्स की डेवलपमेंट हो रही है, वहां पे बिजली आ रही है, और जितने भी वहां पे लोगों को शॉर्टेज थी पानी की, बिजली की, वो पूरी की जा रही है। इससे यूएस को चिंता है। यूएस को ये लगता है कि इंडिया क्यों प्रॉस्पर कर रहा है, यूएस को ये लगता है कि इंडिया क्यों प्रोग्रेस कर रहा है, और यूएस को लगता है कि इंडिया क्यों नहीं हमारे तलवे चाटता। इसलिए उनको प्रॉब्लम है और ये रिपोर्ट निकाल दी उन्होंने। ये रिपोर्ट मीनिंगलेस है, इसकी कोई बुक्कत नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, और इंडिया ऐसी रिपोर्टों को कूड़ेदान में फेंकने की बुक्कत भी रखता है, उसको फेंकेगा भी। अच्छा सर, एक चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताऊं, ये रिपोर्ट, हालांकि ये रिपोर्ट तो हर साल आती है, लेकिन ये रिपोर्ट आई किस टाइम पर है, ये इसकी जो टाइमिंग है ये कितनी इंपॉर्टेंट है। अभी प्रधानमंत्री मोदी कुछ समय बाद रशिया जा रहे हैं। रशिया में वहां भारत कई मुद्दों पर पुतिन साहब से उनकी बात होगी। तो ये जो राइवलरी है अमेरिका और रशिया की, और भारत के साथ जो रूस की दोस्ती है, क्या इस नाराजगी के चलते अमेरिका ने ये सब बातें कही हैं? इसको ऐसे भी देखा जा सकता है क्या? नहीं, रिपोर्ट तो उन्होंने काफी देर से तैयार की हुई थी, रिलीज करने की बात थी। देखिए, ऐसा है कि इंडिया जानता है कि इनका क्या एटीट्यूड है, और इसीलिए पीएम मोदी ने डिसाइड किया कि जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर रशिया विजिट करेंगे। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट विजिट है इंडिया के लिए, क्योंकि एक तो इंडिया को यूएस और इसके जो एलाइज है वो टारगेट कर रहे थे खालिस्तान इशू के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 4 इंडियन डिप्लोमेट्स को वहां से निकाल दिया, और ये कहा गया कि ये जो डिप्लोमेट थे जासूसी कर रहे थे खालिस्तान के ऊपर और उनके डिफेंस इश्यूज के ऊपर, जबकि पूरी रिपोर्ट गलत है। ठीक है, हम अपनी सिक्योरिटी का इशू जरूर देखते हैं। और दूसरी बात है कि जो कनाडा के अंदर हो रहा है कि निज्जर जैसे एक टेररिस्ट को वहां पे ऐसे प्रेजेंट किया जा रहा है उनके पार्लियामेंट के अंदर, जैसे वो कहीं, जैसे को बहुत बड़ा आदमी हो और उसने बहुत बड़े काम किए, जैसे आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, और एक बहुत बड़ा उसको अवार्ड दिया गया वहां पे। लेकिन तीसरी तरफ यूएस के अंदर भी इंडिया को टारगेट किया जा रहा है पन्नू को लेकर के। तो इंडिया सब चीजों को समझ रहा था कि जो सारा काम किया जा रहा है इंडिया इनके इशारे पे किया जा रहा है, इंडिया को टारगेट करने का। और इसलिए पीएम मोदी ने डिसाइड किया कि वो रशिया जाएंगे, और रशिया जाकर के बहुत सी चीजें जो वहाँ पे साइन की जाएंगी। पीएम मोदी की जो लास्ट विजिट हुई थी रशिया में, वो शायद 2019 में हुई थी, और 2021 ना, हाँ 2019 में, ठीक है, 2019 में थी। 2021 में वो आए थे यहाँ। हाँ, और अब क्या है कि पीएम मोदी की जो विजिट है रशिया के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी स्ट्रेटेजिक है।
क्योंकि इस विजिट के अंदर पीएम मोदी पुतिन के साथ एक तो कुछ डिफेंस के एग्रीमेंट्स उनको साइन करेंगे। Su-57 प्लेन्स वो इंडिया लेगा, जो फाइटर प्लेन्स इंडिया को चाहिए वो लेगा रशिया से, जो 5th जनरेशन के प्लेन्स हैं। और इंडिया को अमेरिका ने ऑफर किए थे प्लेन, लेकिन इंडिया ने मना कर दिया, या इंडिया ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और दूसरी बात है कि हमारे बहुत से इश्यूज होंगे जिनके साथ डिस्कस किया जाएंगे। एक स्पेशल ट्रेड रूट बन रहा है रशिया से लेके इंडिया तक, जो कैस्पियन सी से पास करेगा, अजरबैजान के बाद वो ईरान के थ्रू पास करके इंडिया में आएगा, और वहां से ट्रेड जो इंडिया कर पाएगा रशिया से वो सिर्फ 15 दिन के अंदर सामान पहुंचेगा। अदरवाइज हमको 35 डेज लगते थे रशिया से इंडिया में सामान भेजने के। तो एक छोटा रूट दिया जा रहा है, इससे दोनों कंट्रीज की ट्रेड बढ़ेगी। और इंडिया इस टाइम पे थोड़ा सा दूर हट रहा है यूएस और उसके अलाइज से, और क्लोज जा रहा है रशिया के, क्योंकि रशिया हमारा दोस्त भी है, उसने हमको हेल्प भी किया और हम भी उसके साथ खड़े रहे। हमने क्यों कभी भी रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किया रशिया यूक्रेन वॉर पे। तो इंडिया इस टाइम पे क्लोज जाने की कोशिश कर रहा है रशिया के, काउंटर करने के लिए यूएस के। और इंडिया का एक पर्पस है, या मोदी का एक पर्पस है, कि यहाँ से जाकर के रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म किया जाए। जब G7 की मीटिंग हुई थी इटली के अंदर, तो पीएम मोदी की वहां पे मीटिंग हुई थी यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से, और अब वो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मिलने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मोदी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस करेंगे उनके साथ, कि रशिया यूक्रेन वार को खत्म किया जाए, क्योंकि यूएस और उसके अलाइज ये नहीं चाहते कि रशिया यूक्रेन वार खत्म हो। और पीएम मोदी और रशिया अगर कन्विंस कर लेते हैं व्लादिमीर पुतिन को, और रशिया यूक्रेन वार को खत्म करने की तैयारी करते हैं, तो यूएस को भी झटका लगेगा और सारे जो वर्ल्ड है वो खुश होगा इससे। जबकि सिर्फ अमेरिका ऐसी कंट्री है जो ये नहीं चाहता कि वार खत्म हो। तो ये जो विजिट है पीएम मोदी की रशिया की, स्पेशल है, सिग्निफिकेंट है। और देखिए, इससे पहले बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वो इंडिया आई थी, जबकि यूएस को बड़ी दिक्कत थी कि शेख हसीना बांग्लादेश में ना जीते। वो जीत गई और इंडिया आई, और इंडिया ने उनके साथ बहुत एग्रीमेंट भी साइन किए, और साथ में ये भी किया कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहां पे टेंशन ना हो। अमेरिका को इससे तो इशू है, लेकिन अमेरिका ये नहीं चाहता कि शेख हसीना वहां पावर में आती और शेख हसीना पीएम बने, क्योंकि उनके जो फादर थे शेख हसीना के, बंगला बंधु, उनका मेन पर्पस था 71 में पाकिस्तान को डिफीट करना। डिफीट तो इंडिया ने किया, और डिफीट करके इंडिया ने बंगला बंधु को बांग्लादेश का प्रेसिडेंट बना दिया। यूएस को ये भी प्रॉब्लम है, क्योंकि 71 का जो वार इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, 13 दिन के अंदर वार खत्म कर दिया। वो वार इंडिया ने पाकिस्तान को नहीं हराया, वो हराया था यूएस को, क्योंकि यूएस उसके अंदर पूरा इन्वॉल्व था। उसकी 7th फ्लीट भी यहाँ पे आ गई थी, ब्रिटेन के जो वारशिप्स हैं वो भी यहाँ पे आ गए थे इंडिया को टारगेट करने के लिए। लेकिन रशिया सामने आ गया, और रशिया को लेके भाग गए, वहां पे सामने नहीं है। तो इनको इंडिया से कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो एज ओल्ड प्रॉब्लम्स हैं। जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, तब भी इन्होंने पाकिस्तान को फुल सपोर्ट दी थी हर एक इश्यू के ऊपर, और पाकिस्तान को आर्म्स एमुनिशन सब कुछ दिया था। जब पाकिस्तान ने अगर इंडिया के ऊपर 3 बार अटैक किया, तो यूएस के अप्रूवल से, यूएस की मर्जी से। ये भी इनको प्रॉब्लम है कि इंडिया वॉर कैसे जीत गया, जबकि इंडिया कमजोर भी दिखता था इनको। नहीं, अच्छा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन ये जो अभी जिस प्रकार कश्मीर का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है, कहा गया कि जर्नलिस्ट को, बहुत सारे पत्रकारों को हिरासत में लिया गया, बेसिकली ह्यूमन राइट की लोग बात करते हैं। तो ये तो सर लगभग इन्होंने तो ये बयान देकर पाकिस्तान को खुश कर दिया है। मतलब पाकिस्तानी तो यही कहता है ना। देखिए, ऐसा है, हम तो इनके पैरों में पड़ेंगे नहीं। ये जो इंडिया से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो तो इंडिया इनको कभी देगा नहीं। हाँ, राहुल गांधी जैसा आदमी दे सकता है। लेकिन देखिए, दूसरी बात है कि मणिपुर का भी जिक्र किया इसने रिपोर्ट के अंदर। हाँ। अब मणिपुर के अंदर जो यहाँ पे लोगों ने सफर किया वो है मैतीस, जो हिंदू हैं, जबकि उनकी पॉपुलेशन है 55%, और वहां पे क्रिश्चियंस ने उन पे अटैक किया। क्रिश्चियन जो बैठे हैं, कुकीज जो बैठे हैं, उन्होंने मैतीस को मारा, वहां पे मंदिर तोड़े, उनकी लड़कियों को किडनैप किया, बहुत नुकसान किया मैतीस का। लेकिन कुकीज के सपोर्ट के अंदर वहां पे पूरा यूरोपियन पार्लियामेंट खड़ा हो गया, साथ में खड़े हो गए यूएस। इंडियन आर्म फोर्सेस ने कुकी पे इसलिए नहीं अटैक किया कि ये किसी तरीके से कोई इंटरनेशनल इशू ना बने, और कुकीज को कंसोल करने की कोशिश की। इंडिया आर्मी ने कुकीज के ऊपर कोई अटैक नहीं किया, ना कोई वहां पे चर्च तोड़ा गया पूरे मणिपुर के अंदर। और ये उस एक रिपोर्ट को मेंशन कर रहे हैं जो एक बायस रिपोर्ट है, और किसी ने वहां रिलीज कर दी कि यहाँ पे 200 चर्चेस तोड़े गए। कोई चर्च नहीं तोड़ा गया। अगर इनके पास एविडेंस है तो प्रेजेंट करें इंडिया के सामने, कौन सा चर्च तोड़ा गया मणिपुर के अंदर। और देखिए, कुकीज जो है वो स्मगलर्स हैं, ड्रग्स करते हैं, और यूएस भी ड्रग्स के खिलाफ है। पहले जो ड्रग का ट्रायंगल था, थाईलैंड, म्यांमार और एक और कंट्री थी, इनके बीच में पड़ता था।
उसको यूएस ने खत्म किया, फिलीपींस भी इसके अंदर इन्वॉल्व था। लेकिन अब इंडिया जो यहाँ पे ड्रग का काम चल रहा है म्यांमार के अंदर या मणिपुर के अंदर, उसको खत्म करने के चक्कर में है, तो यूएस को प्रॉब्लम है। और यूएस की रिपोर्ट बायस्ड है, कोई सब्सटेंस नहीं है इनके पास। अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहती तो कुकीज को यहाँ से निकाल सकती थी, लेकिन इंडिया सिस्टमेटिकली ये काम करना चाहता है, डिप्लोमेटिक तरीके से काम करना चाहता है और एक डेमोक्रेसी के हिसाब से करना चाहता है कि जो इलीगल लोग आते हैं म्यांमार से उनको निकाला जाए, क्यों रहे हमारी कंट्री के अंदर। इसलिए इंडिया एक फेंसिंग का काम कर रहा है म्यांमार के बॉर्डर पे। 1300 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है इंडिया और म्यांमार का, और इंडिया उस बॉर्डर को पूरा फेंस कर रहा है ताकि इलीगल लोग जैसे कुकी जैसे इंडिया के अंदर ना आए। इनको कुकीज जो स्मगलर्स हैं उनका इंटरेस्ट है, जो ड्रग पैदा करते हैं उनका इंटरेस्ट है, इनको बाकी किसी चीज से मतलब नहीं है यूएस को। बिल्कुल। पाकिस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में अभी पिछले दिनों ब्लास्फेमी लॉ के तहत एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया जो कि टूरिस्ट था। उससे पहले कई घटनाएं ऐसी सामने आ गई हैं। धर्मांतरण का भी जिक्र है सर इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में कन्वर्जन का भी जिक्र है। जो कन्वर्जन पाकिस्तान में हो रहा है वो अमेरिका को नहीं दिखता। अमेरिका ने कभी इस पर मुखर होकर आवाज नहीं उठाई, न कोई रिपोर्ट जारी करता अमेरिका। देखिए, इंडिया के अंदर जो कन्वर्शन हो रहा है वो हिंदू टू मुसलमान हो रहा है या हिंदू टू क्रिश्चियन हो रहा है। किसी को भी फोर्सिबली क्रिश्चियन या मुस्लिम से हिंदू में कन्वर्ट नहीं किया जाता है। सोनाक्षी सिन्हा की शादी हो गई मुसलमान से तो मुस्लिम बन गई, उस पर तो बात नहीं की इन्होंने। इनके पास क्या कोई इशू है जिसके ऊपर बात कर सके कि मुस्लिम को हिंदुइज्म के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है? हमें ये कूड़ा चाहिए ही नहीं, हम इनको कन्वर्ट ही नहीं करना चाहते और ना हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है। गवर्नमेंट की सिर्फ पॉलिसी ये है कि जो फोर्सिबल कन्वर्शन की जाती है हिंदू टू मुसलमान लव जिहाद के थ्रू, उसको रोका जाए, उसके ऊपर लॉ बना रहे हैं। और जो यहाँ पे किडनैपिंग करके हिंदुओं को कन्वर्ट किया जाता है, क्रिश्चियंस के द्वारा पैसे देकर कन्वर्ट किया जाता है, उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। तो ये तो एक सेंसिटिव तरीके से प्रॉपर तरीके से काम किया जा रहा है। कोई इलीगल काम तो है नहीं। इलीगल काम तो वो करते हैं जो पैसा दे करके यहाँ पे लोगों को कन्वर्ट करते हैं हिंदू टू क्रिश्चियनिटी। यूएस को इस इश्यू पे प्रॉब्लम है क्योंकि यूएस चाहता है कि बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ने अभी एलिगेशन लगाई थी यूएस के ऊपर कि वो उनके एरिया को कन्वर्ट करना चाहता है इनटू क्रिश्चियनिटी और इसीलिए उन पे प्रेशर डाल रहा है। और उन्होंने साथ में म्यांमार का भी नाम लिया था। और ये जो क्रिश्चियनिटी का काम है, इतनी अगर नॉर्थ ईस्ट हमारा इंडिया का कन्वर्ट हुआ क्रिश्चियनिटी के ऊपर तो सारा काम था सीआईए का, यूएस उसके पीछे था। और अगर पंजाब के अंदर भी क्रिश्चियनिटी कन्वर्ट किया जा रहा है, उसके पीछे जो पैसा आता है वो आता है यूएस से। और देखिए, साउथ कोरिया के ऊपर पूरा कंट्रोल है यूएस का, यूएस उनकी डिफेंस देखता है। वहां पे आधी पॉपुलेशन को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया फ्रॉम बुद्धिज्म टू क्रिश्चियनिटी, यही काम करते हैं। और यहाँ पे इंडिया में प्रॉब्लम यह आ रही है कि यहाँ पे लोगों को जो कन्वर्शन की जा रही है उस पर रोक लगा रहे हैं कि ये किसी को फोर्सिबली पैसा देके कन्वर्ट ना करो, इसीलिए यूएस को चिंता है। लेकिन हम अपनी कंट्री चला रहे हैं, बड़ी कंट्री है, और यूएस अगर इसी तरीके की बात करता रहेगा तो यूएस और इंडिया का अलायंस खड्डे में पड़ जाएगा। और चाइना के सामने अगर यूएस कभी कोशिश करेगा इंडिया को खड़ा करने की तो इंडिया खड़ा नहीं होगा। वो तुम्हारी लड़ाई, हम चाइना के सामने खड़े हैं तो अपने दम पे खड़े हैं, बॉर्डर पे खड़े हैं, अपने दम पे खड़े हैं। अगर चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पल्स है हमको सी में घेरने का तो हमने स्ट्रिंग ऑफ डायमंड्स बनाया बगैर यूएस की मदद से। हमारा अपना एजेंडा है, हम अपनी कंट्री की सिक्योरिटी खुद देख रहे हैं। हम यूएस के भरोसे नहीं बैठे कि यूएस हमको सपोर्ट करे, यूएस हमको पैसा दे या यूएस हमको डिफेंस के इक्विपमेंट दे। हमारे पास और दूसरे अल्टरनेटिव है। हमारे पास इस स्टेप पे फ्रांस भी है, इजराइल है और इवन हम रशिया से सामान ले सकते हैं। अगर यूएस को दिक्कत होगी इंडिया को सामान देने में तो हमारे पास दूसरा अल्टरनेटिव है जिसको इंडिया ने पहले भी लुक आफ्टर किया है और जिसके ऊपर इंडिया काम भी कर रहा है। अब जैसे मैंने कहा कि इंडिया को प्लेन्स चाहिए तो इंडिया यूएस से प्लेन नहीं लेता क्योंकि यूएस डिपेंडेबल नहीं है। इंडिया को अगर प्लेन चाहिए तो उसने फ्रांस से लिए और इंडिया को अगर फ्यूचर के अंदर प्लेन चाहिए होंगे तो वो लेगा यूएस रशिया से। और इसीलिए पीएम मोदी जा रहे हैं रशिया के अंदर इसी इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। बिल्कुल ठीक है। और ये टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने जो जिस प्रकार की रिपोर्ट जारी की है ये दुर्भावनापूर्ण है और ये बिल्कुल गलत है। भारत में जिस प्रकार का, भारत के खिलाफ जिस प्रकार का कुप्रचार अमेरिका कर रहा है दुनिया भर में, इसकी निंदा की जानी चाहिए और भारत को भी, भारत सरकार को भी फ्रंट फुट पर आकर इनके इस प्रोपेगेंडा का मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। तो सर जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार। नमस्कार, शुक्रिया बहुत बहुत।